दोस्तों, प्रोस्टेट की समस्या एक बहुत ही आम समस्या है और खासकर इसको हम बढ़ती उम्र के साथ जोड़ते हैं। पर एक समस्या ऐसी है जो उससे पहले भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल वृद्धावस्था में होती है, वो है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वराम दयाल साहब हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के यूरोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और आप सभी से हमेशा मिलते रहते हैं, आपकी समस्याओं पर बात करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये क्या है शरीर में और इसका मुख्य काम क्या है पुरुषों में? पुरुषों में प्रोस्टेट या पौरुष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ये एक छोटी सी लगभग अखरोट के आकार की एक ग्रंथि होती है जो मूत्र मार्ग में पेशाब के थैले के नीचे स्थित होती है और इसके बीच में से पेशाब का रास्ता यूरेथ्रा या जिसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं वो निकलता है। प्रोस्टेट के दो लोब होते हैं जिनको हम लेटरल लोब्स बोलते हैं और इसमें जो प्रोस्टेटिक सेक्रेशंस जो होते हैं वो सीमन का जो कंपोजिशन होता है, वीर्य का जो कंपोजिशन होता है, उसका 80% जो सेक्रेशंस हैं वो प्रोस्टेट में बनते हैं। अब डॉक्टर साहब, BPH क्या है? BPH एक ऐसी समस्या है जो उम्र के साथ होती है। जैसे आपने देखा होगा कि 50 साल की उम्र के बाद में बहुत सारे पुरुषों में पेशाब से संबंधित समस्याएं, जैसे पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, या जैसे उनको लगता है कि उन्होंने पेशाब तो किया लेकिन अभी तक पूरा पेशाब नहीं हुआ, ऐसी फीलिंग आना, ये होता है। चूंकि ये प्रोस्टेट ब्लैडर के नीचे होती है तो जैसे ये उम्र के साथ ये धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता है। तो 50 साल की उम्र के बाद में जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट हम एक यंग में लगभग 18 ग्राम की होती है, लेकिन 50 के बाद में आप देखिए कि इसका आकार बढ़ता जाता है। तो ये 25 ग्राम, 30, 50, 100, 150, 200, कई बार 200 ग्राम से बड़ी प्रोस्टेट भी हमारे पास आती है। तो इसका यदि आकार बढ़ेगा तो ये पेशाब का रास्ता चूंकि इसके बीच में से गुजरता है तो वो दोनों तरफ से दबता है, तो उससे पेशाब में रुकावट होती है। तो पेशाब में रुकावट होगी तो जैसा मैंने आपको बताया कि बार बार जाना, जलन होना, रुक रुक के आना, कईयों में पेशाब में खून भी आता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। पेशाब रुकने के कारण कईयों में UTI वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है। तो ये सब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये उम्र के साथ बढ़ती है। 90 साल की उम्र में लगभग 90% लोगों को प्रॉब्लम होती है, साल में लगभग 80% लोगों को, 70 साल में लगभग 70% लोगों को, 60 के आसपास लगभग 50-60% लोगों को। और आजकल थोड़ा सा लाइफस्टाइल और अपनी खान पीन की आदत के कारण यंग लोगों में भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगी है, 40 या 40 के बाद भी। अदरवाइज हम देखते थे कि 50 से पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल 40s में भी होने लगा है। डॉक्टर साहब, जब प्रोस्टेट की बात आती है तो व्यक्ति प्रोस्टेट कैंसर से ही जोड़ने लगता है, तो क्या प्रोस्टेटिक कैंसर और BPH अलग अलग है? दोनों के लक्षणों में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे जो नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ता है उसमें जो लक्षण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पेशाब से संबंधित जितनी भी ये समस्याएं हैं, वैसे ही समस्या लेके कैंसर का मरीज आता है। लेकिन इसमें अब डॉक्टर पे निर्भर करता है कि डॉक्टर उसकी जांच कराए ताकि दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो सके कि किस मरीज को उम्र के साथ जो प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है, BPH वो वाला प्रॉब्लम है या कैंसर वाला प्रॉब्लम है। कैंसर वाले मरीजों में भी यही सिम्टम्स होंगे, बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में जलन होगी, धार पतली हो जाएगी, कभी खून आ सकता है। हाँ, एडवांस कैंसर में यदि लोग आते हैं तो उनको शरीर का वजन कम हो सकता है, भूख कम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, लेकिन शुरुआती लक्षण दोनों के लगभग एक जैसे हैं। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। हम लोग यही कहते हैं कि 50 के बाद में पुरुषों को बहुत सावधान रहना चाहिए और प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग, जैसे एक साधारण ब्लड टेस्ट होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, PSA का आप टेस्ट करा सकते हैं, या यूरोलॉजिस्ट को दिखा के क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से भी प्रोस्टेट को वो क्लिनिकली एग्जामिन करके बता सकते हैं कि इसमें कैंसर की संभावना है या नहीं। डॉक्टर साहब, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो अगर उनको BPH है तो क्या उसमें उनके जीवन शैली में कुछ समस्या आ सकती है? जो सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं उसमें प्रोस्टेट का यदि आकार बढ़ रहा है तो उनमें ऐसे ही सिम्टम्स आएंगे कि उनको पेशाब के रास्ते में दर्द हो सकता है। आजकल सेडेंटरी जॉब्स होते हैं तो उनको बैठे बैठे नीचे दर्द होगा कि मैं ज्यादा टाइम बैठता हूँ तो मुझे दर्द होता है। पेशाब में जलन होगी, मोस्टली दर्द और जलन के साथ वो लोग आते हैं। तो उसमें क्या है कि जो सिम्टोमेटोलॉजी होती है वो थोड़ा सा फिर मानसिक उसमें आदमी सोचने लगता है, तो सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अगर जांच की बात करें तो क्या जांच है? क्योंकि अक्सर पुरुष शर्म के मारे डॉक्टर से सलाह शुरू में नहीं लेते जब तक कि बहुत मामला गंभीर ना हो जाए या दिक्कत पड़ ना जाए, तो इसके बारे में बताएं। और प्रोस्टेट की जांच की प्रक्रिया सरल है या जटिल है और कितनी इसकी अवेलेबिलिटी है? क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो लेट स्टेज में आते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के जो इंडियन डाटा है वो ये कहते हैं कि 10 में से 7 मरीज जब तक हमारे पास आते हैं तब
तक उनको एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर हो चुका होता है। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर का मतलब ये होता है कि कैंसर प्रोस्टेट से बाहर निकलकर फैल चुका है। और प्रोस्टेट कैंसर की एक खास बात यह है कि ये प्रोस्टेट्स के बाद सीधा हड्डियों में पहुंचता है। तो ये कमर की जो हड्डियां हैं उनमें पहुंचेगा, कूल्हे की हड्डियों में पहुंचेगा, छाती की पसलियों में पहुंचेगा। तो उन पेशेंट्स को बोन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसे बोनी पेन हो सकता है, या कई लोग गिर के फ्रैक्चर भी हो जाता है, कमर का फ्रैक्चर हो जाता है, तो कई बिस्तर पे आ जाते हैं। तो 70% मरीज जिसको हम मेटास्टेटिक डिजीज यानी कि कैंसर बाहर फैल चुका है, सेकेंडरीज हो चुकी है। प्राइमरी कैंसर प्रोस्टेट से शुरू हुआ लेकिन सेकेंडरीज बोन में जा चुकी है। तो 70% हमारे देश में, क्योंकि कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। पश्चिम के देशों में क्या है कि वहां पे चेकअप होता है 50 के बाद में प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि अमेरिका में सबसे कॉमन कैंसर है। हिंदुस्तान में अभी पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर फेफड़े का है, लेकिन अगले 10-15 साल में प्रोस्टेट कैंसर उसको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि 50 के बाद में आपको एक बार यूरोलॉजिस्ट को दिखा के एक पीएसए का टेस्ट कराना है। अच्छा। 4 से ऊपर यदि पीएसए बढ़ा हुआ है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा के देखना है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि पीएसए इन्फेक्शन से भी बढ़ सकता है। सिंपल प्रोस्टेट में यदि इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम प्रोस्टेटिस बोलते हैं, उससे भी यूटीआई वगैरह से भी पीएसए बढ़ सकता है। तो जरूरी नहीं है हर पीएसए बढ़ा हुआ कैंसर हो, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के, पीएसए करा के, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा के, बायोप्सी करा के, एमआरआई करा के, इससे प्रोस्टेट का निदान इतना मुश्किल नहीं है। बस है कि लोग दिखाते नहीं है जब तक कि उनकी समस्या एकदम बहुत ज्यादा गंभीर ना हो। यदि प्रोस्टेट ब्लैडर के नीचे होता है तो यदि पेशाब को नीचे पुश करने में यदि रुकावट आएगी तो धीरे धीरे ब्लैडर की जो मसल होती है वो भी कमजोर होती जाती है। हाँ, तो जैसे बीपीएच में क्या होता है कि नीचे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, ब्लैडर जोर मारता है, वो रोक रहा है, और नीचे लेकिन प्रोस्टेट रोक रहा है, तो ब्लैडर की मसल धीरे धीरे वीक होती जाती है और ब्लैडर डीकम्पनसेट होने लगता है। तो मतलब वो ब्लैडर फेल्योर में जाने लगता है पेशेंट्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर बन जाता है, या एकॉन्ट्रैक्टाइल। उसकी जो मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो ब्लैडर ढीला पड़ जाता है। तो उसके बाद में यदि प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करेंगे तो मरीजों को उतना फायदा नहीं होता। इसलिए मरीजों को हम कहते हैं कि आप टाइम से ऑपरेशन करा लीजिए, अदरवाइज क्या ब्लैडर धीरे धीरे कमजोर होकर फैलता जाता है और उसमें यूरिन जो नॉर्मली 400-500 ml रुकना चाहिए, हमारे पास 1-1 लीटर 2-2 लीटर यूरिन ब्लैडर में एक भरा रहता है और मरीज ओपीडी में आते हैं, जिसको हम क्रॉनिक रिटेंशन बोलते हैं। उसमें दर्द नहीं होता, मरीज का बस नीचे से पेट फूल जाता है। डॉक्टर साहब, कितनी यूरिन होनी चाहिए ब्लैडर में? ब्लैडर की जो नॉर्मल एडल्ट कैपेसिटी है वो 300 से 400 ml है, लेकिन हर व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकती है। कुछ लोग 600-700 ml तक भी यूरिन होल्ड करते हैं, कुछ लोग यूजुअली 300-400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है। तो अपना जो सिस्टम है, मिक्चुरेशन जो रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, कि आपको यूरिन की हाजत हो जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे पेशाब करने के लिए जाना है। यदि यूरिन नहीं होगा तो या तो नली लगानी पड़ती है या यूरिन करवाना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि बहुत जो एडल्ट्स हो जाते थे, माने सीनियर सिटीजन, उनकी बीमारी थी, और जिस तरह से लाइफ स्टाइल बदली है उस तरह आप किसी भी बीमारी की कोई एज नहीं रह गई। तो जो युवाओं में अगर इस तरह की समस्या हो या 40 के आसपास हो तो उनको क्या स्पेशल ध्यान देना होगा? 40 की उम्र में जो पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको हम हाई ब्लैडर नेक बोलते हैं। ऐसे मरीजों में क्या होता है कि प्रोस्टेट एज सच आकार में बड़ा नहीं होता, लेकिन जो ब्लैडर नेक है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब होता है, जो बीचों बीच होता है, वो हो जाता है, बढ़ जाता है आकार में। तो हाई ब्लैडर नेक होने से भी सिम्टम्स उनको वैसे ही आएंगे कि वो जब अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में तो प्रोस्टेट लिखा रहेगा 20 ग्राम, लेकिन उनकी जो यूरिन की जो फ्लो है, पेशाब की जो धार है, वो बहुत कमजोर होती है, बहुत पतली होगी, एकदम सुई जैसी पतली धार आएगी, या पेट से जोर मार के पेशाब करेंगे, उनको पेशाब में जलन होगी, उनको बार बार इन्फेक्शंस होंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, हर टाइम उनको यूरिन लगी रहेगी। तो कार्य क्षेत्र में भी वो बार बार टॉयलेट जाएंगे, कहीं यात्रा करने जाएंगे तो भी उनको हर आधे घंटे 1 घंटे में पेशाब की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें थोड़ा सा आजकल स्ट्रेस का भी रोल है, साथ में अत्यधिक चाय कॉफी वगैरह है उसका भी रोल है, और खाने में तेज मसाले वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं, इसको और एग्रेवेट कर देती है। डॉक्टर साहब, अब अगर हम इलाज की बात करें तो क्या प्रोटोकॉल आप अपनाते हैं बीपीएच के लिए? बीपीएच के लिए हम, हमारे पास जो पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री मतलब उससे ये पूछा जाता है कि आपको क्या क्या दिक्कत है। तो ज्यादातर मरीज यही बताएंगे कि मैं रात में कई बार उठ रहा हूँ, पेशाब करता हूँ तो थोड़ा सा पेशाब आता है, या बहुत पतली धार से आता है, या बूंद बूंद आता है, या पेशाब करने में बहुत टाइम लगता है, या जलन होती है, या एक बार जाने के बाद में 10 मिनट बाद में फिर जाता हूँ, उसके बाद भी लगता है कि अंदर यूरिन भरा हुआ है। तो इनको हम ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। दूसरे इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं कि वो बार बार जा रहा है, उसको हर टाइम उसके दिमाग में पेशाब की ही चीज बनी रहती है, नींद में उसको हर आधे घंटे से उठना पड़ रहा है, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो जाते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे
तो अगले दिन फिर कार्य क्षेत्र पे भी उसकी प्रभावित होती है। तो ये सिम्टम्स यही होते हैं। ये सिम्टम होने के बाद में सबसे पहले हम मरीज को उसको दवा देके देखते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं तो मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन से यदि इंप्रूवमेंट आता है तो मेडिकल मैनेजमेंट पे पेशेंट को रखते हैं और उसके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जैसे यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और एक पेशाब का यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं, उससे ये पता चलता है, एक ग्राफ होता है कि उसका फ्लो कैसा है, ऑब्स्ट्रक्टेड है या ठीक ठाक है या नॉर्मल है। और यदि उम्र बहुत ज्यादा है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से प्रोस्टेट को हम लोग फिंगर एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट को फील करते हैं, प्रोस्टेट कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है। यदि हार्ड होता है तो उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में हम पीएसए का टेस्ट भी कराते हैं। अल्ट्रासाउंड हमने कराया, पीएसए यदि बढ़ा हुआ है तो हम उसके अंदर फिर आगे बायोप्सी या एमआरआई करा के कैंसर को कंफर्म करते हैं। और यदि प्रोस्टेट सॉफ्ट है और सिर्फ यूरिन में रुकावट है, इसका मतलब बीपीएच है, तो उसमें दवा देके देखते हैं। दवा से इंप्रूवमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज उनमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल के जमाने में मोस्टली 50 to 60% पेशेंट्स होते हैं, उनको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है बीपीएच को। जिनका प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो या जिनको बहुत ज्यादा बोदरसम सिम्टम्स हो, उन केसेस में हम लोग सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने खान पान की बात कही थी, तो किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए? खाने में हम मरीजों को यही कहते हैं कि सबसे पहले बेवरेजेस, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब यूरिनरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम मरीजों को ये कहते हैं कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट करिए। उसके बाद में पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप अपनी गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेटेड जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि पेट सही रहना चाहिए। ज्यादातर बीमारियां वैसे ये जो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये यदि आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ, गट हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, वो यदि सही नहीं है तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे औरतों में ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या हो, छोटे बच्चों में डिसफंक्शनल वॉइडिंग जिसको बोलते हैं, छोटे बच्चों में यूरिन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है। क्योंकि आजकल बच्चे, आपको पता है कि ऐसा खाना खाने लगे हैं जिसमें उनको स्वाद आए। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो अच्छी सब्जियां या फ्रूट्स या रोटी चावल की बजाय आजकल बच्चे आपकी मैगी, पिज्जा, बर्गर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं। और इन सब में क्या है कि प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सब इनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ऐसे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और चाय कॉफी से तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आजकल युवाओं में जैसे कई तरह के नशे भी हैं, वो भी इन सब सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। तो अपनी जो खान पान, समय पे खाना खाना और नॉर्मल फूड के साथ जो अपना ट्रेडिशनल फूड था, दाल रोटी सब्जी चावल वगैरह, सब्जियां, सलाद। आजकल हमारे पास ओपीडी में बच्चे आते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप फल खाइए, आप सलाद खाइए, तो बच्चे मुंह बनाते हैं कि ये भी कोई खाने की चीज है। तो उनको मैगी चाहिए दोनों टाइम, उनको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। और पेरेंट्स भी उनके सामने मतलब समर्पण कर देते हैं। पेरेंट्स भी पहले जैसे स्ट्रिक्ट नहीं रहे, तो बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या ठीक चीज है, क्योंकि बचपन में वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं खाते। उसके बाद में बच्चों का आजकल पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है कि उनका खेलना वगैरह भी कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज भी कम हो गई है, पानी भी कम पी रहे हैं। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए, गट हेल्थ और खाने पीने की जो आदतें हैं। तो इन्हीं के कारण यंग पेशेंट्स में भी यूरिन प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बच्चों में भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस की भी बात होती है, तो कुछ इससे भी राहत मिलती? पेल्विक फ्लोर थेरेपी हम बताते हैं, स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं जिनमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। डिलीवरी के बाद में बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि खांसने छींकने से यूरिन लीक होता है, 1-2 बूंद यूरिन लीक होता है, कईयों में ज्यादा होता है। तो इधर उधर कहीं हो जाती हैं, तो सोशली थोड़ा सा एम्बरेसमेंट होता है, क्योंकि रिपीटेड डिलीवरीज के कारण जो पेल्विक मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ऐसे ही ओल्ड एज में पेल्विक मसल्स वीक हो जाती हैं। तो पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग उनको किगल एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो किगल एक्सरसाइज करने के लिए हम उनको बताते हैं कि भाई आप 5 मिनट एक्सरसाइज करिए दिन में, 4-5 मिनट के लिए। कहीं जाना भी नहीं है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, टीवी के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई आउटडोर में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक्सरसाइज करने से बहुत सारे पेशेंट जिनको स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस बोलते हैं, जिसमें खांसने, छींकने, वजन उठाने से या करवट लेने से भी यूरिन लीक हो जाता है, तो पहले हम उनको ये एक्सरसाइज और मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। उससे भी यदि, और वेट रिडक्शन के लिए भी बोलते हैं। उसके बाद भी यदि ठीक नहीं होता है तो फिर हम उसके लिए इनकंटिनेंस सर्जरीज कई तरह की होती है, वो हम लोग करते हैं, जिसमें हम पेशाब के रास्ते को, उसमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई तरह की उसमें टेप वगैरह लगाते हैं। डॉक्टर साहब, सर्जरी की भी बात आपने की और आप रोबोटिक सर्जरी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, बहुत सारी रोबोटिक सर्जरी आपने की है। तो जिनका रोग बहुत बढ़ जाए, वो चाहे बीपीएच हो, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो या हाई नेक ब्लैडर की आपने बात की, तो कितना सफल है आज के युग में?
रोबोटिक सर्जरी वैसे देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही बनी थी। शुरू में जो रोबोट दा विंसी रोबोट जो इंट्यूटिव सर्जिकल ने बनाया था वो सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही आया था, क्योंकि प्रोस्टेट डीप डाउन इन पेल्विस होता है और मेल पेल्विस नैरो होती है, तो उसमें वहां से प्रोस्टेट की सर्जरी करना, हालांकि प्रोस्टेट की सर्जरी हम लोग एक तो ओपन विधि से करते थे, उसके बाद में लैप्रोस्कोपी से भी करते थे, लेकिन उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे 10 में से 8 मरीज होंगे वो अच्छे होंगे, 1-2 मरीज ऐसा होगा जो कहेगा कि हमारा यूरिन का लीकेज नहीं बंद होता है, कईयों में इसको इनकंटिनेंस बोलते हैं, कईयों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं। रोबोट में क्या है कि प्रेसिजन है और इससे ब्लड लॉस भी कम होता है, सर्जरी जल्दी भी होती है। जो सर्जरी हम 5-6 घंटे करते थे वो रोबोट से हम 2 घंटे में कर लेते हैं और कैंसर अच्छी तरह से निकलता है, पूरा मार्जिन पॉजिटिव नहीं आते हैं। कई बार क्या होता है कि आप गांठ निकाल तो देते हो लेकिन थोड़ा हिस्सा उसका अंदर रह जाता है, तो फिर वो फिर ग्रो करता है या रिकरेंस हो जाती है या फैल जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर के लिए भी, किडनी कैंसर में जैसे छोटे ट्यूमर्स हैं तो उनको निकाल दिया जाता है तो आधा किडनी बच जाता है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि किडनी में ट्यूमर हो गया तो पूरा किडनी निकाला जाता था। अब क्या है कि जैसे किडनी 9 सेंटीमीटर की किडनी है, यदि उसमें 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो भी उसको हम रोबोट से निकाल देते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। तो जितने भी पेल्विक सर्जरीज हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, कैंसर सर्जरीज हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, उसमें रोबोट का रोल है और रोबोट धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा है। लखनऊ में भी 6 जगह रोबोट आ चुके हैं, तो धीरे धीरे आगे आने वाला जमाना इसी का है। अभी हम 1 साल पूरा कर रहे हैं तो हम लोग 300 के आसपास पहुंच चुके हैं। हम लोगों का अभी संख्या अच्छी है और हम लोगों के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। चलते चलते अगर कुछ हमारे श्रोताओं से आप कहना चाह रहे हो? सबसे पहले यही है कि इंसान को अपने हेल्थ के बारे में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे पुराने जमाने से हम लोग सुनते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। आजकल सब जगह सुविधाएं हैं लेकिन अपन अपना चेकअप नहीं कराते हैं। साल में एक बार हर आदमी को, पुरुष को, औरत को, और स्पेशली जो 40 के बाद में हैं उनको तो अपने सारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और स्पेसिफिक स्क्रीनिंग, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर और मर्दों में फेफड़े और प्रोस्टेट और कॉलन कैंसर, जो सबसे कॉमन 4-5 कैंसर्स हैं, इनकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।